नमस्कार। राज्यपाल हरियाणा महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री हरविंदर कल्याण जी, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी, पूरे भारत से आए अलग अलग शहरी निकायों के सभी प्रतिनिधिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी का हृदय से आभार। ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी के प्रति उनकी अटूट आस्था का यह प्रतीक है। हरियाणा सरकार, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा हरविंदर कल्याण जी समेत उनके सभी अधिकारियों को, इस आयोजन से जुड़े लोगों को इसे सफल और सुंदर बनाने के लिए बहुत बधाई और आभार। आपकी ताकत क्या है? हमारी सूचना के अनुसार हमारे शहरों में की देश की कुल भूमि के महज 3% जगह पर हमारे शहर स्थित हैं। ये 3% शहर देश की जीडीपी में लगभग 60% का योगदान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद यह मुल्क दुनिया में तेजी से विकसित कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत का उन्होंने सपना दिया है। हमने आपकी ताकत का उल्लेख किया। उनके विकास अभियानों के साथ उसी ऊर्जा, उसी उत्साह से अगर आप जुड़ते हैं तो यह मुल्क 2047 के पहले विकसित देश बनेगा, यह मेरा विश्वास है। और आप जानते हैं, देश की समृद्धि के लिए हमारे शहरों का बेहतर होना, सुशासित होना जरूरी है। पिछले 2 दिनों से आपने सिविक गवर्नेंस पर गहन चर्चा की, नए आइडियाज, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के उदाहरण, मॉडल शेयर किए। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों की 19 बड़े शहरों कैपिटल में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। यह उनके राज्य के अर्बन लोकल बॉडीज की रिजर्वेशन मैंडेट से अधिक है। मैं यह यकीन करता हूं कि यह उनकी लोकप्रियता और क्षमता का प्रतीक है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सशक्त करने का जो अभियान 2014 के बाद लगातार चला है, उसका भी यह प्रतिबिंब है। हमें करना क्या है और आप क्या कर सकते हैं? बहुत उल्लेखनीय और ऐतिहासिक काम। 2014 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग बेहतर करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का लगातार जोर है। हर नागरिक को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इसमें कई शहरी निकायों ने यूनिक और इनोवेटिव कदम उठाए हैं। शहरी निकायों में ई गवर्नेंस को महत्व मिला है, पर अभी लंबा सफर बाकी है। लोकल कंप्लायंस आसान हो, अन्य सिविक एमिनिटीज उपलब्ध हो, मसलन गार्बेज डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इफिशिएंट सिस्टम विकसित हो ताकि शहरों में कहीं कूड़े के पहाड़ न दिखें। पिछले महीने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास का था। गुजरात अर्बन ग्रोथ स्टोरी के 20 साल होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, शहरी केंद्रों का विकसित होना केवल जनसंख्या की दृष्टि से न हो, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तब उनका अनप्लान्ड विकास हो, बल्कि बहुत वेल थॉट हमें देश के 2nd और 3rd टायर सिटीज को इकोनॉमिक हब शुरू से बनाने की योजना पर काम करना चाहिए। इस तरह अपने अपने क्षेत्र के गवर्नेंस स्टैंडर्ड को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, डिजिटल सर्विस, यह आपके काम को बहुत आसान करेगा। लोगों को सीधे सुविधा व लाभ मिले। डिजिटल सर्विसेज का नगर प्रशासन में अधिकाधिक उपयोग। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आपने लेख हाल में पढ़ा होगा कि डिजिटल सर्विसेज ने कैसे देश को बदला। 14 के बाद जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उनमें से एक है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। और अगर मैं सही रूप से याद कर पा रहा हूं तो उन्होंने अपने लेख में मेंशन किया है कि 2014 ऑनवर्ड्स अब तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के अकाउंट में गए हैं। आप याद करिए वो दिन इस मुल्क का जब एक माननीय प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 15 पैसा पहुंचता है। अगर वो फॉर्मूला रहता तो ये 44 लाख करोड़ कितने 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंच पाता। शायद ये आप आंकड़ा समझ सकते हैं। इसलिए डिजिटल मेथड से कितनी बेहतर तरीके से अपनी चीजों को आप कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। हमें अपने शहरों के बजट को बहुत अधिक पार्टिसिपेटरी बनाना चाहिए। यह वेबसाइटों पर उपलब्ध हो। मैं आपको यह भी आग्रह करूंगा, बहुत सहज और सरल शब्दों में अपने बजट को बताइए, अपनी परेशानियों को बताइए,
मीडिया अक्सर राष्ट्रीय और राज्य के बजट को कवर करता है, लेकिन शायद ही हमें कभी शहर के बजट पर चर्चा सुनने का मौका मिलता है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके यदि हम बजट को सरल और समझने में आसान बनाते हैं तो हमें यकीन है कि आवंटन, एलोकेशन और आउटकम्स पर भी वाइब्रेंट डिबेट समाज में पैदा होगा। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे इनोवेटिव मेथड्स को इंप्लीमेंट करें, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। चैटबॉट्स, व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज के यूजर्स भी बढ़ोतरी पर हैं, उन्हें भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नेंस को लोगों के करीब लाने से न केवल आप एफिशिएंट बनेंगे, बल्कि यह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को भी उनके प्रति ट्रस्ट पैदा करता है लोगों का। आपकी दिक्कतें, हम सुबह में थे जिस सत्र में हमने सुना डिसेंट्रलाइजेशन की कमी से कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा फंड कैसे नीचे जाए, वो अधिक आपको इंपावर करें, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास पहुंचे। इसमें कई राज्यों ने सिफारिशों को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया। इसका जन दबाव तभी पड़ेगा जब आप अपने बजट को, अपनी दिक्कतों को लोगों से जोड़ेंगे। आपने सुना हमारे माननीय खट्टर साहब को किस तरह से आने वाले समय में अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2.5 लाख करोड़ केंद्र की अलग अलग 2 स्कीमों में और स्टेट्स और बैंकों के फाइनेंस को जोड़ दें तो 4 लाख करोड़ फंड्स आने वाले हैं। इनका सदुपयोग हो और इससे आप टेक्नोलॉजी को जोड़े, पारदर्शी बनाए तो कितना बड़ा इसका असर होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए अनेक केंद्र सरकार की नई योजनाएं हैं जिन पर आपने विस्तार से चर्चा की होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर हाल के बजट में वित्त मंत्री जी ने सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज और वाटर सैनिटेशन के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की है। साथ ही केंद्र सरकार की और भी अलग से बहुत कुछ इस तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन आपकी चुनौतियां हैं कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो गवर्नेंस चैलेंज है उनको आप एड्रेस करें। इनका समाधान कैसे टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप कर सकते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज अगली चुनौती है। शहरों का विकास होगा तो कार्बन इमिशन होगा, वो ना होने पाए उसके लिए पहले से हम कैसे प्लान करें। मैं अंत में 2 चीजें और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपकी ताकत क्या है, आपकी क्षमता क्या है? आपने जरूर याद किया होगा हमारे देश के अंदर सरदार पटेल साहब ने अहमदाबाद के मेयर के रूप में काम शुरू किया और किस तरह की चुनौतियों को, जो हम कहते हैं कि आज फाइनेंस का अभाव है, पढ़िए उनको उन दिनों के विवरण को, जो वहां के आईसीएस अफसर इंचार्ज से उन्होंने किस तरह कॉम्प्लीमेंट किया कि एक रात बाढ़ आ गई, कैसे सरदार पटेल ने काम किया। सुभाष बाबू कलकत्ता के मेयर के रूप में अपना काम शुरू किया। तो आप अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं तो लोग कैसे पहचानेंगे, और आपके लिए जो कहते हैं स्काई इज लिमिट, वो अवसर आपके पास है। मेयर का पद कितना अहम है। अभी आपने हाल में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के पद पर हो रहे चुनाव को देखा होगा। उसमें एक डिस्कशन आया है जो आपकी राजनीति में बहुत जल्दी जगह पाएगा। बहुत सारे मेयर के प्रत्याशियों ने घोषणा की बड़ी बड़ी योजनाओं की, लोगों ने पूछा इसका फाइनेंस कहां से आएगा। जिस दिन देश की जनता, जो भी प्रत्याशी है, बड़ी योजनाएं लागू करने की बात करते हैं, उनसे फाइनेंस कहां से आएगा पूछना शुरू कर देगी और वो काम आपके माध्यम से हो सकता है। वो बड़ा देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। और दूसरा, कैसे मेयर्स, क्योंकि वो ग्रास रूट से लोग हैं, कैसे हालात और इतिहास बदलते हैं। मैं उसी न्यूयॉर्क शहर की भूतपूर्व मेयर रूडी गुइलियानी का याद करना चाहूंगा। 9/11 के आतंकी हमले के बाद उन्होंने कैसे दुनिया के स्तर पर वो एक मॉडल बने कि कैसे अपने राज्य और कैसे अपने देश और शहर को उन चुनौतियों से निकाला। चीन के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, जो संघाई के पहले मेयर थे, भूतपूर्व रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन मॉस्को कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे, जो मेयर के पद के समान था। गांधी जी इसके बड़े पक्षधर थे। 74वां संविधान संशोधन गांधी जी के नाम पर कैसे हुआ ये आप जानते हैं। और गांधी जी ने कहा था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करें, वो देश हित में सबसे जरूरी है। आपको मालूम होगा आपके लिए चुनौती एक बड़ी है। 11वें वित्त आयोग से ही स्थानीय निकायों का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर चिंता है। स्थानीय निकाय अपने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सुधारें, यह उनकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। आपने ये भी सुना कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कि लोकतंत्र की धूरी रहे हैं हमारे ये पंचायत, और कैसे हमारे प्राचीन साहित्य में इनका वर्णन मिलता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी इनमें आई गिरावटों के बारे में, कैसे पंचायत सिस्टम में या इस
पद्धति में गिरावट आई, उसका भी उल्लेख किया कि हम इसे सीखें अगर हमें इतिहास बनाना है। गांधी जी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स में उल्लेख किया है कि म्युनिसिपल निकायों के सदस्य कैसे हों, वो किस तरह काम करें। गांधी और अंबेडकर के संशय लगभग एक ही थे, जो कैसे क्रेडिबिलिटी आपकी बने उसके बारे में। और 11वां वित्त आयोग जिसने चेतावनी दी कि किस तरह से हम अपने फंड्स की अकाउंटिंग को ट्रांसपेरेंट रखें, उसी से संबंध से जुड़ा हुआ था। आजकल आप जानते होंगे, देखते होंगे, पंचायत जैसे सीरीज बहुत पॉपुलर होते हैं। उनकी वजहें क्या हैं, उनको कैसे हम करेक्ट करें, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। 4 साल पहले कागज फिल्म एक आई पंकज त्रिपाठी की, कैसे जमीन का खेल चलता है उस पर। इन सब चीज़ों से हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में उनकी छवि को प्रभावित करता है। वो विश्वास रीगेन करने के लिए डिजिटल मीडिया आपको अवसर देता है। मैं यह कहना चाहूँगा अंत में कि जब मैं आया तो प्रेजेंटेशन देख रहा था हमारे चंपारण की मेयर का, बड़ा महत्वपूर्ण था। 3 बातें उससे ग्रहण की मैंने। पहला कि आपका जो बजट है वो कितना पर्याप्त है, 6-7% ही विकास काम के लिए बचता है, वेतन व्यय पर ज्यादा खर्च होता है और स्वयं के स्रोतों से केवल 32% आय की पूर्ति होती है। उसका उत्तर मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से विजय वर्गीय जी ने दिया। कैसे जन आंदोलन के रूप में हम इसे बनाएं। आपकी चुनौतियां अनेक है, फाइनेंस की है, ब्यूरोक्रेसी की है, अर्बन कंस्ट्रक्शन की है, सीवरेज की है, माइग्रेशन की है, अनंत चुनौतियों पर आपने डिस्कशन किया। पर एक बात आप याद रखें, जो उन्होंने कहा जन भागीदारी जन आंदोलन, उसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा, गांधी जी ने 1917 में चंपारण में आंदोलन शुरू किया देश को आजाद कराने का। उसी के साथ उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोले, उसमें अनिवार्य किया कि बच्चे एक सप्ताह में एक दिन वो सफाई में अपना समय लगाएंगे, और 4 स्कूलों में उन्होंने शुरू भी कराया। आप कल्पना करें कि जितने सरकारी हमारे स्कूल्स हैं, कम से कम वही शुरू करें कि अपने आसपास ही सप्ताह में, जब हम लोग बच्चे थे तो ये कराया जाता था 1 घंटे देश के लिए करें, अगर एक दिन वो सफाई के लिए रखें तो अपने स्कूल के आसपास परिवेश को कितनी सफाई रख सकते हैं। हमारे नागरिक इस आह्वान के साथ कि अपने घर और अपने गली को तो साफ रखें, ये नागरिक फर्ज में भी है, संविधान में भी है हमारे। इसी तरह से अनेक हमारे आप विनोबा, जेपी, धीरेन्द्र मजूमदार, इन लोगों ने ग्राम सुधार के अनेक प्रयोग किए, और उस वक्त बिना किसी सरकारी फंड के जन सहयोग से उन चीजों को मॉडल बनाया। आप आज भी सेवाग्राम चले जाइए, वर्धा चले जाइए, जेपी के बिहार में सुखोदरा आश्रम वगैरह जो बच्चे हैं वहां जाइए, वो संस्कृति बनी हुई है। तो ये जो पीपुल्स मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास एक अचूक मौका है, और हमें क्यों करना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये देश बहुत तेजी से विकसित करने वाले दुनिया के देशों में पहचाना जा रहा है। 2011 में आप दुनिया की इकोनॉमी में फ्रेजाइल 5 थे, आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, और आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि आप अगर लग जाए इसमें, तो हम लोग जो प्लान करते हैं कि हम 2047 में विकसित होंगे, उसके पहले हो सकते हैं। पर हम क्या इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ये ताकत आपके पास है, हम इसको अपनाएं। और एक आपने अपने समय में ही देखा होगा ये स्थिति कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू लिया और सफाई का संकल्प लिया। आज कितना बड़ा फर्क है स्टेशनों पर। मैं बहुत गाड़ियों में, ट्रेनों में सफर किया हूं, 3rd क्लास से लेकर 2nd क्लास। आज स्टेशनों पर यात्रा करिए, एक व्यक्ति की पहल का फर्क है। आज हमारी उम्र के लोग भी अगर कहीं कोई सड़क पर गंदा करना चाहते हैं, कोई चीज फेंकना चाहते हैं, तो देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा। ये माना सिर्फ एक व्यक्ति के कारण है। आप अगर शहर में ये भाव पैदा कर लें कि कैसे हम अपनी गली को, हम अपने स्कूल को, हम अपने कार्यालय को सप्ताह में 4 घंटे देंगे, आप देखिए क्या फर्क पड़ता है इस मुल्क में। रवांडा बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका का। हम लोग गए एक बार IPU के कॉन्फ्रेंस में, हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी थे। वो महीने में 1 दिन टॉप टू बॉटम सड़क की सफाई से लेकर अपने मोहल्ले और घर की सफाई लोग करते हैं। एक छोटा देश इतना बड़ा काम कर सकता है क्या? इतना बड़ा देश, और वो भी उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आज दुनिया में परिवर्तन के लिए पहचाने जाते हैं। और आज दुनिया के पहचान का सूत्र है आपकी आर्थिक ताकत। आर्थिक समृद्धि से ही दुनिया आपकी हैसियत को आंकती है। तो
तो आर्थिक ताकत बनना आज भारत के लिए ऐसा सवाल है जिसका कोई विकल्प नहीं है। हम कम समय में कैसे दुनिया में ताकत अपनी बन सकें, ये स्वच्छता से, सफाई से और नागरिक अनुशासन से। यूरोप की पूरी प्रगति का इतिहास उनका स्व अनुशासन है। इन चीजों को लोगों से कर और करा सकने की क्षमता आप में है। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए मुक्तिबोध, उन्होंने एक पंक्ति लिखी, एक पांव रखता हूं हजार राहें फूट पड़ती हैं। आप एक संकल्प लेकर जाइए कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू अपने हाथ में लेकर कैसे अभियान शुरू किया, उसका क्या जादुई असर पड़ा है अपने शहर शहर में, नागरिकों से, वार्ड से, क्योंकि अंततः उन्हीं का सेहत बढ़िया होना है। इसका असर उनके जीवन पर ही पड़ना है। देश की तो बात बाद में करेंगे, पहले उनके जीवन पर पड़ेगा। इसका अभियान चलाएं, स्कूलों में लोगों से आग्रह करें। आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे विश्वास है कि इसे जन आंदोलन बनाने का ये संदेश लेकर अपने इलाके में आप लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।